रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 10 है और टॉपिक आपका चल रहा था द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आज आप उसका पार्ट 2 देखेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप देखेंगे कि सॉइल कंडीशन क्या होती है, कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है वहाँ की ज़मीन कैसी है, सॉइल कैसी है। द सॉइल मॉइस्चर इज़ लिमिटेड। पहली बात, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, महदूद होती है। ऑन अकाउंट ऑफ लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई एवापोरेशन। ठीक है, कि जो सॉइल की जो मॉइस्चर होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब महदूद होती है। क्यों महदूद है? क्योंकि लो प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश कम होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश कम होती है। एंड हाई एवापोरेशन, और एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है। पानी बुखारात ज़्यादा बनकर उड़ता है, बारिश कम होती है। तो ओवरऑल नतीजा क्या निकलेगा, सॉइल की जो मॉइस्चर होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। आगे चलते हैं। अपर सॉइल लेयर इन विच ग्रास आर रूटेड इज़ नॉर्मली मोइस्ट। जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें ग्रास की रूट्स होती हैं वो लेयर क्या होती है, मोइस्ट होती है। बट डीपर लेयर दे आर कॉन्स्टेंटली ड्राई। जो डीपर लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, मुसलसल ड्राई होते हैं। अपर लेयर जिसमें ग्रास रूटेड होती है वो मोइस्ट होती है, जबकि लोअर लेयर जो होती हैं वो डीपर लेयर कॉन्स्टेंटली ड्राई होती हैं। द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज़ बेसिकली इम्परमिएबल विद एक्सेसिव सैलिनिटी। जो ज़मीन होती है वो इम्परमिएबल होती है, यानी कि लाइक कोई बारिश वगैरह हो जाए तो ख़ास पानी नीचे नहीं जा पाता, और बहुत ज़्यादा क्या होती है, सैलिनिटी होती है, साल्ट वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। दोबारा देख लें सॉइल कंडीशन को। द सॉइल मॉइस्चर इज़ लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ लो प्रेसिपिटेशन। लो मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश कम होती है। एंड हाई एवापोरेशन, लो प्रेसिपिटेशन की वजह से, हाई एवापोरेशन की वजह से जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है दैट इज़ लिमिटेड। अपर लेयर इन विच ग्रासेस आर रूटेड इन is normally moist, but the deeper layer they are constantly dry. The soil of the grassland is basically impermeable with excessive salinity. Impermeable होती है और excessive salinity शो करती है। आगे चलते हैं, एनिमल लाइफ की बात करते हैं कि कौन कौन से एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। द डोमिनेंट स्पीशीज़ आर हर्बीवोर। जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होती हैं, ज़्यादातर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। और उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और इनवर्टिब्रेट में कौन होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। दे आर वेरी न्यूमरस। ठीक है, डोमिनेंट स्पीशीज़ में हर्बीवोर, चूँकि ग्रास है ना, तो ग्रास को खाने वाले जो जानवर होंगे उनको आप हर्बीवोर कहोगे। सो डोमिनेंट स्पीशीज़ में हर्बीवोर आते हैं, इनवर्टिब्रेट आते हैं। इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा होती हैं। ग्रास हुपर्स बिकम सो न्यूमरस दैट दे कैन कम्पीट विद अदर हर्बीवोर फॉर द प्लांट फोलिएज। और ग्रास हुपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ग्रास हुपर्स, घास के टिड्डे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वह दूसरे हर्बीवेयर से क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं फॉर प्लांट फोलिएज, यानी कि पौधों के पत्तों के लिए, घास के लिए क्या करते हैं, वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ, दूसरे हर्बीवोर के साथ ग्रास हुपर क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। क्यों? इनकी तादाद ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। द प्रीडेटर आर रेप्टाइल। अब जानवरों को खाने के लिए जो जानवर होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं। उनमें कौन कौन, रेप्टाइल शामिल हैं, एम्फीबियन शामिल हैं, एंड मैमल शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर लिजर्ड, द टोड एंड द टर्टल प्रे ऑन द इंसेक्ट। ये लिजर्ड हो गई, टोड हो गई, टर्टल हो गई, ये किसके ऊपर प्रे करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर। फॉक्सेस एंड वुल्व्स एमंग मैमल आर वेरी कॉमन। अगर मैमल की बात करें तो मैमल में फॉक्सेस ज़्यादा होती हैं और वुल्व्स ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। एमंग डीकम्पोज़र, अगर डीकम्पोज़र की बात करें तो डीकम्पोज़र में बैक्टीरिया होते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो डीकम्पोज़र होते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ होती हैं, और फंजाई होती हैं। और फंजाई में कौन कौन सी फंजाई, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई आर मोर कॉमन। सो डीकम्पोज़र में बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़, फंजाई प्रेजेंट होते हैं। और फंजाई कौन कौन सी होती हैं, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई प्रेजेंट होती हैं। लार्ज एनिमल में कौन कौन आते हैं, ज़ेब्रा आता है, वाइल्ड हॉर्सेस आते हैं, बिसन्स आते हैं। तो ये लार्ज एनिमल में अगर कोई पूछे तो लार्ज एनिमल में ज़ेब्रा, वाइल्ड हॉर्सेस और बिसन शामिल हैं। दोबारा देख लें एनिमल लाइफ के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द एनिमल लाइफ ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, के जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसकी जो एनिमल लाइफ है उसके बारे में आप लिखें। तो अब ये सारा लिखते हैं कि डोमिनेंट स्पीशीज़ आर हर्बीवोर,
और इनवर्टिब्रेट इंक्लूडिंग इंसेक्ट आर वेरी न्यूमरस. Grasshopper become so numerous that they compete with other herbivore for plant foliage. The predator are reptile, amphibian and mammals. For example, the lizard, the toad and the turtle, they prey on the insect. The foxes and the wolves among mammals are very common. Among decomposer, many bacteria, actinomycetes and fungi like mold, yeast, mushroom, bracket fungi, they are more common. Large animal include zebras, wild horses, bison, and they are important. Now we see the productivity of grassland ecosystem. Productivity of grassland ecosystem in temperate grassland. Temperate जो grasslands होते हैं, the rate of primary production is about 700 to 1500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एनुअली. जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, मोतदिल इलाकों के जो ग्रासलैंड होते हैं, वहाँ पे जो रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन है वो है 700 से लेकर 1500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर सालाना एनुअली. ठीक है. सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी होती है? 700 टू 1500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एनुअली. अब बात करते हैं सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. वो था टेम्परेट ग्रासलैंड, वहाँ पे इतनी है. आगे सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इट इज़ मोर देन 4000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर. ठीक हो गया. तो ये ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये कितनी होती है? 4000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर. तो ये MCQ याद रखने. टेम्परेट की इतनी और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल की 4000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर ये प्राइमरी प्रोडक्शन होती है. इन एनुअल ग्रासलैंड लार्ज ग्रेजिंग एनिमल कंज्यूम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट 5 to 10% ऑफ द टोटल हर्बेज प्रोड्यूस्ड. जितना भी सब्ज़ा पैदा होता है, जितना भी घास होता है, उस घास में से 5 से 10% घास को कौन कंज्यूम करते हैं? लार्ज ग्रेजिंग एनिमल. ठीक है. लार्ज ग्रेजिंग एनिमल साल में ग्रासलैंड में क्या करते हैं? वो कंज्यूम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. कितनी अमाउंट वो खा जाते हैं, कितनी अमाउंट वो कंज्यूम करते हैं? 5 to 10%. किसका? ऑफ टोटल हर्बेज प्रोड्यूस. सो टोटल हर्बेज प्रोड्यूस का 5 to 10% कौन यूज़ करते हैं? लार्ज ग्रेजिंग एनिमल. आगे चलते हैं. इनवर्टिब्रेट कौन? इनवर्टिब्रेट रोडेंट्स एंड बर्ड्स. रोडेंट वो होते हैं, जानवर होते हैं जो मतलब खुराक वगैरह को टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं. सो इनवर्टिब्रेट रोडेंट एंड बर्ड में कंज्यूम एन इक्वल अमाउंट और लिटिल मोर. इसके अलावा जो आपने क्या सीखना क्या यहाँ पे? आपने कहा जो लार्ज ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो 5 to 10% खाते हैं टोटल हर्बेज प्रोड्यूस. जितना भी सब्ज़ा होता है उसमें से 5 to 10% ये यूज़ कर जाते हैं लार्ज ग्रेजिंग एनिमल. और तकरीबन इतना ही या इसे थोड़ा सा ज़्यादा कौन कंज्यूम करते हैं? इनवर्टिब्रेट रोडेंट्स एंड बर्ड्स. सो अगर कोई आपसे पूछे इनवर्टिब्रेट रोडेंट और बर्ड्स जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होते हैं वो कितना हर्बेज प्रोड्यूस कंज्यूम करते हैं, तो आप कहेंगे 5 to 10% और स्लाइटली और लिटिल मोर. ठीक है. तो ये आपने देखा प्रोडक्टिविटी के बारे में. इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज अबाउट 700 to 1500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एनुअली. इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इट इज़ मोर देन 4000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर. इन एनुअल ग्रासलैंड लार्ज ग्रेजिंग एनिमल consume relatively small amount 5 to 10% of the total herbage produced. Invertebrate rodents and birds may consume an equal amount or little more. आगे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन इम्पैक्ट कि इंसान का ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है. इंसान का ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, उसको देखें. ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, राइट द ह्यूमन इम्पैक्ट on the grassland ecosystem. The natural grasslands in the world are used for crop production. दुनिया के जो grassland ecosystem है उनको इंसान इस्तेमाल कर रहा है दो चीज़ों के लिए. एक crop production के लिए और दूसरा livestock management के लिए. के लिए कि फसलें काश्त करने के लिए और लाइवस्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं जानवरों की देखभाल के लिए क्या कर रहा है इंसान? नेचुरल ग्रासलैंड को
इस्तेमाल कर रहा है। सो द नेचुरल ग्रास लैंड्स इन द वर्ल्ड आर यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, के दुनिया में जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है दो चीज़ों के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि खेती बाड़ी के लिए, फसलें पैदा करने के लिए, एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट जानवरों को रखने के लिए। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रास लैंड हैज़ बीन इन कल्टिवेशन ड्यू टू द एसिडिक क्लाइमेटिक कंडीशन विद सॉइल एरोजन एंड सैलिनिटी। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसका एक थोड़ा सा हिस्सा ही है जो कि कल्टीवेशन के लिए, काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड हैज़ बीन इन कल्टीवेशन, के जो पूरा जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें ग्रासलैंड का क्या ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन, थोड़ा सा हिस्सा क्या किया जा रहा है, उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, कल्टीवेशन की जा रही है, खेती बाड़ी काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों थोड़ा सा हिस्सा काश्त के लिए इस्तेमाल होता है? ड्यू टू एसिडिक क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो तेज़ाबी होती है, ज़मीन तेज़ाबी होती है विद सॉइल एरोजन, और वहाँ की ज़मीन की जो होती है सॉइल एरोजन भी हो जाती है, ज़मीनी कटाव भी होता है, और सैलिनिटी भी होती है, ज़मीन साल्टी भी होती है, नमकियात ज़्यादा होते हैं। सो एक दो एसिडिक क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि तेज़ाबियत है ज़मीन में, सॉइल एरोजन है और सैलिनिटी है। इन तीन चीज़ों की वजह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम का सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, अंडर कल्टीवेशन है। ग्रेजिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन द ग्रासलैंड। ग्रेजिंग में आपको 25 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि काउज़ होती हैं और उसके बाद बफेलोज़ होती हैं, गोट्स होती हैं, शीप्स होती हैं, हॉर्सेस होते हैं, दे फीड ऑन द ग्रासेस। दिस मोड ऑफ फीडिंग इज़ कॉल्ड ग्रेजिंग एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड ग्रेजर्स। सो आप पढ़ चुके हो, उसमें आपने एक देखा था मॉडरेट ग्रेजिंग। मॉडरेट ग्रेजिंग बड़ी ज़रूरी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। मॉडरेट ग्रेजिंग होगी, जानवर घास चरेंगे तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम अच्छा रहता है। लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए, आप पढ़ चुके हो, ओवर ग्रेजिंग से क्या होती है, सॉइल एरोजन होती है, सॉइल बैरन हो जाती है और बाद में वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको आप डेजर्टिफिकेशन कहते हो। सो ग्रेजिंग हैज़ प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन द ग्रासलैंड। ग्रेजिंग का ग्रासलैंड के ऊपर एक अहम नुमायाँ असर होता है। अब आपको बता रहा था ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग काजेज रिड्यूस्ड और रिडक्शन इन द हर्बेज कवर एंड रिजल्ट इन द सॉइल एरोजन, कि जब ओवर ग्रेजिंग होगी, जानवर ज़्यादा होंगे और घास कम होगी तो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, और ओवर ग्रेजिंग से क्या होगी, रिडक्शन इन हर्बेज कवर, वो जो सब्ज़ा है, वो जो घास है उसमें कमी आएगी, एंड रिजल्ट इन द सॉइल एरोजन, और ज़मीनी कटाव हो जाएगा, जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी। मैनी लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। इसी तरह बहुत सारे ग्रास लैंड हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं एक प्रोसेस के ज़रिए। उस प्रोसेस को आप डेजर्टिफिकेशन कहते हो। क्यों? ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। तो दोबारा यहाँ पे आप ग्रेजिंग, ग्रेजर, ओवर ग्रेजिंग और मॉडरेट ग्रेजिंग का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। सो कवर किया आपने ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। द नेचुरल ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड आर यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, के जो नेचुरल ग्रासलैंड है दुनिया में उनको दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड हैज़ बीन इन कल्टीवेशन, कि थोड़ा सा हिस्सा ही है ग्रासलैंड का जो कि कल्टीवेशन उस पर की जा रही है। क्योंकि थोड़ा सा हिस्से पे क्यों कल्टीवेशन की जाती है? क्योंकि ड्यू टू एसिडिक क्लाइमेटिक कंडीशन विद सॉइल एरोजन एंड सैलिनिटी। इन तीन चीज़ों की वजह से, इन तीन ड्रॉबैक्स की वजह से, इन तीन खामियों की वजह से स्मॉल एरिया पे कल्टीवेशन होती है। ग्रेजिंग हैज़ प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन द ग्रासलैंड, हमने देखनी है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग काजेज रिडक्शन इन द हर्बेज कवर, कि ओवर ग्रेजिंग से हर्बेज कवर, इसको मुझसे मुराद आप सब्ज़ा लो, घास लो, कि हर्बेज कवर या घास कम होती जा रही है, एंड रिजल्ट इन सॉइल एरोजन, और उससे सॉइल एरोजन भी हो जाती है। मैनी लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट बाय प्रोसेस कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से बहुत सारी ज़मीनें डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही हैं एक प्रोसेस के ज़रिए। उस प्रोसेस का नाम डेजर्टिफिकेशन है। तो ये आज आपका टॉपिक कवर हुआ, द ग्रासलैंड इकोसिस्टम और उसका पार्ट 2। अल्लाह हाफ़िज़।